हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये आपका पांचवा लेक्चर है हिस्ट्री का। इसके पहले चार लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चार लेक्चर में दो लेक्चर आपके एंशियंट इंडिया के हुए थे, दो हुए थे आपके मेडिएवल इंडिया के, और आज ये फर्स्ट लेक्चर है आपका मॉडर्न इंडिया का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आपका मुगल साम्राज्य में पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया कब से स्टार्ट होता है? जब से यूरोपीय कंपनीज, जो भी व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनीज आना स्टार्ट होती हैं इंडिया में, तब से आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न इंडिया वाला चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्या क्या होता है। सबसे पहले 1492 में क्या होता है, कोलंबस इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए निकलता है, बट क्या वो रास्ता भटक जाता है और भटक के पहुंच जाता है यूएसए। तो इन्वेंट करता है, इन्वेंटेड नहीं है ये, रास्ता इन्वेंट करता है फ्रॉम यूरोप टू यूएसए। तो 1492 में कोल ये क्वेश्चन हर बार भी पूछा जाता है, कोलंबस इन्वेंटेड यूएसए। ये तो होगी फर्स्ट चीज। फिर इंडिया में कैसे, तो इंडिया में क्या है, 6 साल बाद 1498 में क्या होता है, वास्को डिगामा निकलता है इंडिया की खोज के लिए। बट वास्को डिगामा भी किसकी हेल्प से, अब्दुल, एक व्यापारी रहता है, अब्दुल मजीद के सहयोग से केरला के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है, और यहीं से वो रास्ता खोज लेता है भारत और जो भी आपके यूरोप के बीच में। तो 1498 में वास्को डिगामा भारत के रास्ते की खोज करता है, समुद्री मार्ग की खोज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1492 में क्या है, कोलंबस करता है। तो वास्को डिगामा क्या है, ये फर्स्ट पुर्तगाली है जो आपके समुद्री मार्ग की खोज करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट कौन आया इंडिया में, आया पुर्तगाली। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार गलती करते हैं। सेकंड आते हैं डच, डच को ही हम क्या कहते हैं, जो नीदरलैंड में निवास करते हैं। और थर्ड आपके आते हैं इंग्लैंड से, दैट इज अंग्रेज। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये पुर्तगाल में हम लोग गलती करके हमेशा इंग्लैंड वालों को या फिर अंग्रेज को लगा देते, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब है फिर 1505 में, देखिए 1498 में वास्को डी गामा आता है, यहाँ से सामान लेके जाता है या फिर बहुत सारे मसाले लेके जाता है, वहाँ पे बेचता है और बहुत पैसा कमाता है। तब फिर वहाँ से और लोग आते हैं, पुर्तगाली और लोग आते हैं, और धीरे धीरे प्रथम पुर्तगाली 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। ठीक। 1509 में क्या है, अल्फांसो द अल्बुर्ग भारत में पुर्तगालियों को वायसराय बनता है। 1510 की घटना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 1510 में क्या होता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली लोग गोवा को जीत लेते हैं। और गोवा आपका जब भारत आज़ाद हो गया था तब भी भारत में सम्मिलित नहीं था, 1947 के बाद भी। गोवा जो है पुर्तगाली हैंड ओवर करेंगे 19 दिसंबर 1961 में। अभी क्या है, गोवा के इलेक्शन भी चल रहे हैं, आपको पता होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है, क्योंकि जो करंट में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 को जो भी है हैंड ओवर किया था आपका गोवा को इंडिया को। तो जब हैंड ओवर किया तो गोवा वाज लिबरेटेड एंड मेक अ कंपोजिट यूनियन टेरिटरी विद दमन एंड दीव। दमन एंड दीव के साथ कंपोजिट यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी गोवा को उस समय। तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज़। और फिर है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। तो ये चीज़ें हैं पुर्तगालियों से ध्यान रखने के लिए। अभी और आगे भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बट ये अभी मेजर चीज़ें। फिर दूसरे आते हैं आपके डच, या फिर जो नीदरलैंड से आए थे उनको डच कहा जाता है, इससे में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहला डच यात्री आया था कर्नेलिया हाउटमैन, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पहली व्यापारिक कोठी खुली थी मुसलीपट्टम में। और पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी, मतलब जो काम करते थे उनको पैसे में देकर काम करने का जो चालू किया था या फिर पगार देना स्टार्ट किया था, वो किया था किसने, डच लोगों ने। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। अब आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज या फिर आप कह दो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी कौन, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया था। उस समय स्टार्टिंग में 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके पहले मुगल दरबार में आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने मुगल पूरा पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा था, एक बार और पढ़ लो आप। कैप्टन हाकिंस आया था 1609 एडी में जहांगीर के पास, और ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। और किस लिए आया था, व्यापार करने के लिए या फिर बिजनेस करने की परमिशन लेने के लिए जेम्स प्रथम ने यहाँ पे भेजा था जहांगीर में। थोड़ी बता था कि ये आगे चल के मुगल बादशाह को निपटा देंगे। फिर 1611 में क्या है कि मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारी कोठी खोली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। 1613 में क्या होता है, जहांगीर परमिशन दे देता है, सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे देता है। 1661 में क्या होता है, पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह होता है। ठीक ना, मीन्स पुर्तगाली और ब्रिटेन का जब विवाह हो गया चार्ल्स सेकंड का, तो दहेज के रूप में क्या मिलता है, मुंबई मिलता है। और ये दहेज अपने यहाँ भी नहीं है, सभी लोग दहेज दे रहे हैं। पहले अंग्रेजों के यहाँ की भी प्रथा है। दहेज के रूप में बदनाम सबसे ज़्यादा क्या है, इंडिया बदनाम है, मुंबई मिलता है। और ये क्या करते हैं, चार्ल्स सेकंड मुंबई को किराए में चढ़ा देते हैं, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए में दे देते हैं। फिर
अब अंग्रेज आएंगे, अब अंग्रेज अपना धीरे धीरे आधिपत्य बढ़ाने लगेंगे। अब पहले व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, फिर धीरे धीरे ये क्या है, पावरफुल होते जाएंगे। तो वही चीज़ देखना है कैसे ये पावरफुल होते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है बंगाल। उस समय बंगाल क्यों फेमस है, क्योंकि बंगाल उस समय बंगाल बहुत रिच स्टेट था। बहुत बहुत पैसे थे यहाँ पे, बहुत सारे, बहुत ही संपन्न आपका राज्य था। इसलिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल का पढ़ना। तो बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य है, तो बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। और उस समय एक स्वतंत्र शासक था मुर्शीद कुली खां। स्वतंत्र शासक तो था, बट क्या था उस समय, मुगलों का शासन चल रहा था। तो ये भी क्या करता था, स्वतंत्र शासक था, बट पैसे क्या है भिजवाया करता था नियमित रूप से, या फिर राजस्व कह दो मुगल बादशाह को। शासन करने के लिए आपको राजस्व दे रहा था, किसको, मुगल बादशाह को। बट क्या होता है, 1740 में होता है गिरिया का युद्ध, और इसके बाद से स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है। गिरिया के युद्ध में सरफराज एवं बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां के बीच में होता है युद्ध। उसमें क्या होता है, सर सूबेदार अली वर्दी खां जीत जाता है। जीत जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या कहता है, मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। राजस्व देना बंद करेगा तो बंगाल क्या है, और समृद्ध होता जाएगा, पैसे के रूप में पैसे आएंगे तो और पावरफुल होता जाएगा। तो इसकी पावर बहुत बढ़ रही थी। जहाँ पैसा होगा, जहाँ पावर होगी, वहीं सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा। इसीलिए अंग्रेजों का आप देखोगे तो मेन अट्रैक्शन क्या था, बंगाल उस समय। बंगाल, उधर मैसूर में भी यही स्टोरी है सेम, वो भी बहुत शक्तिशाली राज था, इसलिए अंग्रेजों भी का उनका डायरेक्ट सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ पे था। तो ये देना बंद करता है, बंगाल क्या है और समृद्ध होता जाता है। और सूबेदार अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन होता है, सिराजुद्दौला। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 एडी में होता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसके पहले शासन करने में अंग्रेजों को कोई दखलंदाजी नहीं थी, बट यहाँ से ये धीरे धीरे ना भारत में शासन करने में भी दखल देने लगेंगे। अब देखिए, इसके पहले इनका पूरा क्या था, सिर्फ बिजनेस करना, बट इसके बाद, इस युद्ध के बाद इनकी दखलंदाजी बहुत बढ़ जाती है। और सिराजुद्दौला की हार क्यों होती है, उसका रीजन रहता है सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। नवाब रहेगा कौन, मीर जाफर, बट पूरा प्रशासन किसके हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में। तो मीर जाफर तो सिर्फ एक कठपुतली रहता है, चलाते कौन है, अंग्रेज। अपनी मनमानी करते हैं पूरा, खूब लूटते खसूटते, खूब पैसे कमाते हैं यहाँ से। और फिर कुछ दिनों बाद नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर क्या करते हैं, उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा गच गुच किया तो मीर कासिम को दर बना दिया आपका नवाब। मीर कासिम ऐसा नहीं था आपके मीर जाफर जैसे। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 एडी का। ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है आप कह दो। इसके बाद अंग्रेज फिर रुके नहीं। उसके बाद इनकी डायरेक्ट दखलंदाजी हो गई और ये हमारे ऊपर शासन करने लगे। होता किस किस के बीच में है, ये होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। तो मीर कासिम के साथ साथ और कौन होते हैं, अवध नवाब सुराउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। और अंग्रेजों के सेनापति कौन होते हैं, हेक्टर मुनरो, जिसमें अंग्रेज क्या है, विजयी होते हैं। तो बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेज जब विजयी हो जाते हैं तो अब ये करेंगे क्या, राज हम लोग के ऊपर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है ये। इसके बाद आप देखोगे तुम ऊपर के इंडिया के पोर्शन में, आधे पोर्शन में तो अब मान लो बंगाल में इनका कब्जा हो गया, तो इनके पास बहुत बड़ा एरिया इनके कब्जे में हो गया अंग्रेजों के। बट अभी साउथ वाले इलाकों में इनका वर्चस्व नहीं था। तो साउथ वाले इलाकों में के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एंग्लो मैसूर वार। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, जिस तरह वहाँ पे बंगाल बहुत ही समृद्ध राज्य था, उसी तरह मैसूर भी साउथ में बहुत समृद्ध राज्य था। इनके पास भी बहुत पैसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी उस समय। क्या था आपका 1759 में, आप देख लो, चिक्का कृष्ण कृष्णा राजा सेकंड थे राजा, ठीक ना। हैदर अली बहुत पहले इसकी भर्ती हुई थी घुड़सवार के रूप में, बट ये अपनी होशियारी और अपने बहादुरी के कारण धीरे धीरे सेना में प्रमोट होता गया ऊपर। और 1761 में इसने क्या करा, तख्ता पलट पलट कर दिया और जो मैसूर का नवाब बन गया, मैसूर का नवाब बन गया। और धीरे धीरे ये क्या है, सेना की भी ताकत धीरे धीरे बढ़ाने लगा। ये सब कुछ हो रहा था। तो उसी समय होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 और 1769 में। और होता क्यों है, मेन रीजन रहता है कि हैदर अली क्या चाहता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया में था उसको कम करना चाहता था। इसके लिए होता है आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769। बड़ा लंबा 2 साल का आप कह दो, 2 साल तक वार होता है, जिसमें एक साइड रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा रहते हैं, निजाम रहते हैं, और दूसरे साइड रहता है मैसूर। 18 महीने तक ये क्या होता है, युद्ध चलता है। बट 18 महीने के बाद क्या होता है, पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ मैसूर की। तो मैसूर आप नीचे देखोगे तो आज के समय का कर्नाटका का जो एरिया है, दैट इज़ मैसूर। उस समय का एक साइड क्या था, एक साइड चेन्नई वाला। तो उस समय चेन्नई क्या था, मद्रास कहा जाता था। नीचे क्या था, त्रावणकोर,
आप कह दो केरला आज के समय का। ऊपर था आपका मराठा थे, इधर क्या थे, निजाम थे। तो मैसूर के चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरे हुए थे। तो अब क्या होता है कि 18 महीने बाद हैदर अली क्या करता है, डायरेक्ट मद्रास में अटैक कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक को लेके। उसके कारण क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, जिसमें क्या होता है, एक ट्रीटी होती है कि अगर मराठा और निजाम अगर युद्ध करते हैं या फिर अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करेगी। किसकी? मैसूर की। तो ये होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो होती है 1769 में। तो ये आपको ध्यान रखना है डेट, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, वो होती है 1780 से 1784 के बीच में। लेकिन इसी वार के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, और उसके बाद जो हैदर अली का लड़का रहता है टीपू सुल्तान, वो कंटिन्यू करता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो होती है, टीपू सुल्तान। और इसमें एक होती है 1784 में आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि टीपू सुल्तान के पक्ष में ही होती है। तो ये आप कह सकते हो कि सेकेंड एंग्लो वार मैसूर वार में ही टीपू सुल्तान या फिर मैसूर की विजय होती है। टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। इसने एक मिलिट्री मैनुअल बुक लिखी थी जिसको क्या बोलते हैं, फातुल मुजाहिदीन। रॉकेट और आर्टिलरी गन, ये सब जितने भी हथियार हैं, ये बनाने में बहुत इन लोग निपुण थे, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और इसी ने सेटअप किया था जैकबिन कब, जो कि आपका फ्रेंच में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा। और प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी अपनी कैपिटल में। इसकी कैपिटल क्या थी टीपू सुल्तान की? टीपू सुल्तान की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टम, जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो यही होता है टीपू सुल्तान का वर्चस्व बढ़ता है। अब टीपू सुल्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है। व्यापार करने में इतनी आसानी नहीं रहती अंग्रेज़ों की, जिसके कारण धीरे धीरे राज्य क्या है, बहुत समृद्ध हो जाता है। और जहाँ समृद्ध होगा वहीं सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की नज़र, और अंग्रेज़ों की नज़र हुई तो ये क्या चाहते हैं कि ये बस ढूंढते रहते थे मौका, कि बस कैसे मौका मिले और इनके साथ युद्ध हो, जिससे इसको हराया जा सके या फिर इसकी शक्ति कमज़ोर की जा सके। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, क्या होता है कि त्रावणकोर, जो मैंने बताया था आपको पहले कि ये आपका मैसूर है, उसके नीचे त्रावणकोर। त्रावणकोर में कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। तो टीपू सुल्तान क्या करता है, डायरेक्ट अटैक कर देता है त्रावणकोर में। और त्रावणकोर इलाका किसका रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया मौका, तो वो भी अटैक कर देती है किसमें, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में, टीपू सुल्तान के ऊपर। तो फिर वही ट्रिपल अलायंस बन जाता है, मराठा निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में अब की बार कौन आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस से डायरेक्ट यहाँ से लड़ने के लिए आता है। इसमें क्या है, आपकी टीपू की हार होती है, जिसमें डिफीट होती है श्रीरंगपट्टम में, जो उसकी कैपिटल थी वहाँ पे। और 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम या होती है, ये आपको ध्यान रखनी है 1792 में, जिसमें हाफ ऑफ द मतलब बहुत सारा एरिया ना, जो मैसूर का था या फिर टीपू सुल्तान के अंडर था, उसको छीन लिया जाता है, कुछ मराठा में कुछ निजाम में, और बहुत सारा एरिया तो अंग्रेज कब्जा लेते हैं। और दूसरा क्या है, इसको कहा जाता है कि आप 3 करोड़ रुपए पे करिए, क्योंकि आपने युद्ध के लिए उकसाया, इसलिए इतना खर्चा हुआ, तो उसके लिए ये किया जाता है। और 3 करोड़ रुपए पे करे, इसके लिए उसके 2 लड़कों को हॉस्टेज कर लिया जाता है या फिर बंदी बना लेते हैं अंग्रेज, कि 3 करोड़ पे करो इसके लिए। लेकिन टीपू सुल्तान शांत रहने वाले नहीं। फिर कुछ दिनों में टीपू सुल्तान अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें क्या है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और मैसूर फिर उसके बाद बहुत वीक हो जाता है। और अंग्रेज जो का जो भी है साम्राज्य, या फिर कह दो कि शक्ति यहाँ पे साउथ में भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसके बाद से तो आपका अंग्रेज, आप कह सकते हो कि इंडिया में इनका शासन अच्छी तरीके से चालू हो जाता है। अब कोई बड़ा विरोधी इनका नहीं रहता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिया अभी कौन कौन सी कंपनियां आई या फिर अंग्रेज़ों के बारे में। अभी अब अंग्रेज़ों के बारे में आगे और पढ़ना है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल हैं, कौन कौन से वाइस राय हुए। और गवर्नर जनरल वाइस राय ऐसे पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल ने कौन से काम किए, वाइस राय ने कौन से काम किए, तो ये हमको पढ़ना है अच्छे से। अब आते हैं आगे, एक धर्म पढ़ लेते हैं, सिख धर्म, क्योंकि ये भी आपसे रिलेटेड था। ये आपका मुगल के बाद ही पढ़ना था, बट इसको इसके बाद पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिख धर्म, तो सिख समुदाय की स्थापना किसने थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, ये आपको पता है अच्छे से। और गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक। गुरु नानक देव जी की मृत्यु होती है 1538 ईस्वी में करतारपुर में। करतारपुर अभी जो करतारपुर कॉरिडोर चालू किया गया है कुछ दिन पहले ही, तो वहीं पे ये पहले गुरु होते हैं सिख धर्म के। फिर दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद, जिनका प्रारंभिक नाम रहता है लहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का लिखना स्टार्ट किया था। फिर तीसरे गुरु आपको ध्यान रखना है अमरदास, जो हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति लवन चालू करते हैं और 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं। और गुरु अमरदास जी की पुत्री कौन रहती हैं? बीबी भानी। और बीबी भानी को ही 500 बीघा जमीन अकबर देता है। फिर चौथे गुरु होते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास को ध्यान रखना अच्छे से, बीबी भानी के पति हैं। और तीसरा इन्होंने अमृतसर नामक
जलाशय खुदवाया था उस समय, वही 500 बीघा ज़मीन में। फिर पाँचवें गुरु आपको बहुत ध्यान रखने हैं, अर्जुन देव। इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी, हरमंदर साहिब का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि राजकुमार खुसरो की हेल्प करने के कारण जहांगीर क्या करता है, गुरु अर्जन देव को मरवा देता है। फिर छठवें गुरु हरगोविंद सिंह हैं, जिन्होंने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया था और अमृतसर की किलेबंदी की थी, गुरु हरगोविंद सिंह। फिर नौवें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर, जो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जिन्हें औरंगजेब मरवा देता है। फिर 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है, और 5 ककार अनिवार्य किया इन्होंने। कौन कौन से? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने क्या है, दीवार में चुनवा देता है। इतने क्रूर थे उस समय मुगल। ये क्या करते हैं, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ जो है सिखों का, उसको वर्तमान रूप देते हैं। और एक ये कहते हैं कि अब गुरुवाणी ही सिखों के गुरु का काम करेगी, अब कोई गुरु नहीं होगा कोई, जैसे जो अभी इसके पहले होता था। तो ये पूरा है आपको सिख धर्म, इसी से आपके क्वेश्चन आने मैक्सिमम। और हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आपके लिए अगर कंटेंट हेल्पफुल रहा हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इस तरह की वीडियो कंटिन्यूस हम ला रहे हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।